गुड मॉर्निंग क्लास 10th। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, आपके लिए बोर्ड पैटर्न का सारा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे कि कम से कम आपका ऑब्जेक्टिव्स जो हो, ऑब्जेक्टिव्स में नंबर जो हो वो बोर्ड एग्जाम में कटे। तो हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल पूरे एसएसटी से, सैम्पल पेपर के माध्यम से ही पूरे एसएसटी से ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं अभी आज इस क्लिप में। और इसमें क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस तो एक ही रहेगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस भी हम इस क्लिप में डिस्कस करेंगे। तो आप कंटिन्यू वीडियो पूरा देखें और मेरे साथ इस डिस्कशन क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने का प्रयास करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपका यहाँ बोर्ड पे देखो दिख रहा है MCQ डिस्कशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कशन। तो मल्टीपल चॉइस का जैसे हमने कहा था कि ये जो ज़्यादातर है वो ऑप्शनल ही रहेगा, इस एग्जाम में ज़्यादातर ऑप्शनल ही रहेगा। बट ऑप्शनल कैसा रहेगा ये इस वीडियो क्लिप में हम क्लियर कर देंगे और ऐसे ही 2-4-10 वीडियो बनाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो डाउट है ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, चैप्टर के टॉपिक को लेकर, वो भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस हो जाए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हेल्प्ड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, यानी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज जो है, जब इन्होंने अपनी कॉलोनी दूसरे कंट्रीज में से इनके क्षेत्र में जब कॉलोनी सेट की जा रही थी तो किन चीज़ों ने कॉलोनी को सेट करने में हेल्प किया। ये हिस्ट्री का चैप्टर 4 मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से ये क्वेश्चंस है, 3 से ये क्वेश्चंस है। उसमें हम पढ़े थे अफ्रीका वाला, वो रिंडर पेस्ट वाला टॉपिक आया था, टेक्नोलॉजी वाला आया था, रेफ्रिजरेटेड शिप्स वाला आया था, वहीं से ये क्वेश्चंस है। तो चलो इसको देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस। व्हाट हेल्प इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन 1, इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसीज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। दूसरा, गवर्नमेंटल invite to the mother countries for expansion. Number C, technology investment and improvement in transport. And number D, capitalists of these regions wanted to trade with colonial power. अच्छा, इसमें चारों में क्या दिख रहा है, गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है एक्सपेंशन को ट्रेड को एक्सपैंड करने में हेल्प करे। गवर्नमेंट ने क्या किया, मदर कंट्रीज को एक्सपैंड करने के लिए इसे इन्हें इन्वाइट किया। अच्छा, और तीसरा दिख रहा है टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट। और चौथा, कैपिटलिस्ट पूरे वर्ल्ड के जो ट्रेड को क्या कर रहे थे, कॉलोनियल पावर को फैलाने में हेल्प कर रहे थे। तो इसमें आपका आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा इसमें? आंसर होगा इसमें सी। सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। सी कैसे करेक्ट ऑप्शन है? तो एशिया और अफ्रीका में जो यूरोपियन कंट्रीज थे, आप गेस करो यूरोपियन कंट्रीज कौन कौन सा था। मेन रूप से सबसे फर्स्ट लाइन में आता था स्पेन था, उसके बाद पोर्टुगीज आए, पुर्तगाल सा, फिर ब्रिटेन आया, फ्रांस आया, और इन सब ने क्या किया, एशिया, अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज को सेट किया। तो इन सारे लोगों ने कॉलोनीज को कैसे सेट किया? तो भाई टेक्नोलॉजी जब एक्सपैंड हुई तब नया मोड आया ट्रांसपोर्ट्स का, शिप आ गया और रोडवेज आई, रेलवेज आया 1840s में। इसने क्या किया, कॉलोनाइजेशंस में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसी में हम एक एग्जांपल भी पढ़ रहे थे इसी तरह से कॉलोनाइजेशन में, कि जब ब्रिटेन जब जैसे साउथ अफ्रीका में गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी कि वो लेबर को हायर नहीं कर पा रहा था। वहाँ के लेबर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट थे। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे बीमारी को इंट्रोड्यूस किया, रिंडर पेस्ट बीमारी जो कैटल डिजीज था, और वहाँ के 90% कैटल को साफ कर दिया। उसी तरह से इन्होंने क्या किया, वहाँ टैक्स को इंक्रीज कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का बर्डन बढ़ने की वजह से लेबर ज़्यादा आ सके माइंस में, प्लांटेशन फील्ड में। या फिर क्या किया, ज़मीन का जो लैंड रिफॉर्म्स है उसके लॉ को चेंज कर दिया। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, अपने कॉलोनी को सेट करने में हेल्प किया। ये एग्जाम्पल्स है अफ्रीका का, लेकिन अभी जो क्वेश्चंस पढ़े उसमें हम ओवरऑल हर कॉलोनी की बात की। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। ये आपका क्वेश्चन है प्रिंट कल्चर से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूज़पेपर जो है वो बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से स्टार्ट किया गया। ऑप्शन भी देखें। ऑप्शन ए हिंदू, बी केसरी, सी शूद्रक एंड डी प्रताप। इसमें से
आपका ऑप्शन सही कौन सा है? ऑप्शन सही है बी। चलो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस बनाते हैं। इंडिया में पहली बार प्रिंटिंग लाने का योगदान किसे जाता है? एक ब्रिटिश ऑफिसर है, नाम है जेम्स अगस्टस हिक। इसने क्या किया? इंडिया के अंदर न्यूज़पेपर को इंट्रोड्यूस किया और ये इसका पहला प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब पब्लिशिंग सेंटर था। अच्छा, दूसरा मतलब इंडियन जो था, कॉमन रूप से इंडियन ने पहला कौन सेट किया? तो बाल गंगाधर भट्टाचार्य था। इन्होंने भी इसी नाम से, बंगाल गजट के नाम से ही पेपर को सेट किया। तो ये आप रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जो निम्नलिखित अभी ऑप्शंस आपको दिखेंगे उस ऑप्शंस को क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल। व्हाट मीन्स क्रोनोलॉजिकल? क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है इवेंट बाय इवेंट। इवेंट बाय इवेंट कहने का मतलब क्या है? एक घटना के बाद दूसरा घटना हो रहा हो ना, तो उसको बढ़ते क्रम में सेट करना है। तो चलो देखते हैं। पहला है प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए बहुत सारे कंडीशंस को क्रिएट किया प्रिंट कल्चर ने। नंबर 2, मार्टिन लूथर्स राइटिंग लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन। हम प्रिंट कल्चर में पढ़े थे ब्रिटेन के अंदर कि मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस को क्या किया था? चर्च के गेट के सामने लटका दिया था। नंबर 3, मेनेक्यो री इंटरप्रिटेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल। मेनेक्यो ने क्या किया? बाइबल्स को पढ़ा और उसके मैसेज को रीप्रिंट किया। नंबर 4, जोहान गटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। जोहान गटेनबर्ग ने क्या किया? वुड ब्लॉक सिस्टम के जगह पे अपना मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें से सबसे पहला इवेंट जो है वो कौन सा है? पहले ये देखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ऑप्शन नंबर 4, जोहान गटेनबर्ग जो है इसने क्या किया? प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन जो था ये 1448 में ही किया था। अच्छा, इसके बाद दूसरे ऑप्शंस पे आता है, इसके जैसे ही प्रिंटिंग मशीन को इन्वेंट किया तो प्रिंटिंग की वजह से बुक्स फैलने लगी। तो उसके बाद नए नए आइडियाज़ का इमरजेंस हुआ, जिसमें दूसरा आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2, मार्टिन लूथर जो है इसने क्या किया? अपने राइटिंग्स को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस में योगदान दिलवाया। फिर बनेगा नंबर 3, मेनेक्यो ने बाइबल्स को री इंटरप्रेट किया। और फिर नंबर 1 आएगा, प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसको अगर हम लाइन से अरेंज करें तो आपका इसका आंसर बनता है ऑप्शन डी, इसमें 4, 2, 3 और 1 लाइन बाय लाइन दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नीचे कुछ स्टेटमेंट रहेगा, अभी क्रॉप्स का भी देख रहे हैं हम, ऐसा ही आपका रहेगा, सॉइल का रहेगा। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पे क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है, इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फोडर। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ ए खारिफ क्रॉप्स विच रिक्वायर्स अ टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 3 या सी, इट ग्रोज वेल इन ओल्ड अलुवियल सॉइल। नंबर डी, यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप्स। अब ये 4 फीचर है, इन 4 फीचर्स के आधार पे कौन सा क्वेश्चंस का मतलब आंसर होगा? ए वीट, बी मेज, सी राइस, डी शुगर केन। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा सही होगा? ये बी है, क्योंकि बी ही है जो फूड के रूप में भी यूज होता है, फोडर के रूप में भी यूज होता है, नॉर्मल टेम्परेचर 21 से 27 में सर्वाइव कर जाता है, अलुवियल सॉइल में अच्छी तरीके से उपज जाती है, और इसका इस्तेमाल क्रॉप्स के प्रोडक्शन में करने में इस मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल इसमें भी किया जाता है। तो इसमें ज़्यादातर आएगा मेज आएगा। इसमें से वीट हो गया, ये फोडर नहीं है, राइस फोडर नहीं है, शुगर केन तो कॉमर्शियल क्रॉप्स है, इसीलिए मेज आएगा इसमें। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन सवाल में भी रह सकता है। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर पूछा, रेनफॉल पूछा, तो बाकी क्रॉप्स में भी ऐसे ही करेंगे। तो ज्योग्राफी का जो इस तरह का क्वेश्चंस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मैपर क्रिएट करता है, उसका भी हम एक क्लिप तैयार कर देंगे आपके लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ द फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। अब देखो यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से कौन सा गलत है इसे आइडेंटिफाई करना है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट, ऑप्शन ए रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट। बी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। एंड डी परमानेंट फॉरेस्ट, रिजर्व एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ
टिम्बर। तो इसमें आपका गलत कौन सा है? तो इसमें आपका गलत में आ जाएगा डी में, जैसे यहाँ पे रिजर्व दिख रहा है ना, फॉरेस्ट जो है टिम्बर जो है ये आपका रिजर्व फॉरेस्ट में चला जाएगा, जबकि यहाँ पे परमानेंट वाले लिस्ट में इसे रखा गया। बाकी सब करेक्ट है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग है तो इस क्वेश्चन में ही जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन ए रिन्यूएबल रिसोर्स, बी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, सी नेशनल रिसोर्स, डी इंटरनेशनल रिसोर्स। अब ए को मिलाइए, नेशनल जो रिन्यूएबल रिसोर्स है ये किससे मैच करेगा? फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ से, ओशियानिक रिसोर्सेज से, रोड्स या कैनल्स, रेलवे से, या मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल से। तो रिन्यूएबल रिसोर्स जो है आप किससे मैच कर पा रहे हो? एक ही होगा, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है रिन्यूएबल रिसोर्स। चलो बी मिलाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स किससे मैच करेगा? फोर से, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल, ये नॉन रिन्यूएबल है। सी नेशनल रिसोर्स किससे मैच करेगा? तो ओशियानिक रिसोर्स आ जाएगा इसमें। एंड डी इंटरनेशनल रिसोर्स किससे मैच करेगा? तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी गलत हो गया, सी जो नेशनल रिसोर्स है ये 3 से ही मैच करेगा, रोड्स, कैनल्स और रेलवेज, और डी इंटरनेशनल में आ जाएगा ओशियानिक वाटर बॉडीज। तो इस तरह से इसको अरेंज जब हम करते हैं, ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2, तो ऑप्शन ए सही होता है इसमें। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding power sharing arrangement in Belgium and identify the correct one। मतलब कंसिडर करना है पावर शेयरिंग के मैटर को और उसको चेक करना है कि वो गलत है या सही है। तो ये रहा स्क्रीन पे नंबर ए, सॉरी इसमें इनकरेक्ट ही छाटना है। नंबर ए, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेल्जियम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री शेयर किया गया था वो डच और फ्रेंच का इक्वल था, ये सही है। नंबर बी, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर कम्युनिटीज़, ये भी ठीक है, सेपरेट गवर्नमेंट का टर्म इंट्रोड्यूस किया गया ब्रुसेल्स में। नंबर सी, द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सी जो है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होगा, इस पे डाउट है, ये नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट था, तो ये इनकरेक्ट है। एंड डी, कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटीज़, तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट 3rd लेवल का था, तो ये भी ठीक है। तो आपका गलत कौन सा है? सी। तो ऑप्शन इसका सही होगा कौन सा? सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखो सेंटर एंड स्टेट ऑफ इंडिया कह रहा है, तो ये आपका चल जाएगा कंकरेंट लिस्ट में। ऐसा 3 लिस्ट हम लोग पढ़े थे, यूनियन, ठीक है, दूसरा पढ़े थे स्टेट, और तीसरा आ गया आपका कंकरेंट। तो यूनियन जो है वो सेंटर कंट्रोल करता है, स्टेट लिस्ट को स्टेट कंट्रोल करता है, और कंकरेंट ऐसा होता है जो दोनों मिलके करता है कंट्रोल। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि सेंटर और स्टेट मिलके कौन सा सॉल्व करता है। तो चले देखें इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी बैंकिंग एंड ऑप्शन डी ट्रेड। इसमें से कौन सा होगा सही? तो इसमें से एजुकेशन है जो दोनों मिलकर काम करता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही है। एंड क्वेश्चन लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो पहले तो ये जानना होगा फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है। तो पहले फेमिनिस्ट किन्हें कहा जाता है? कोई भी ऐसा मेल या फीमेल जो दोनों का, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो मेल और फीमेल के राइट्स को इक्वली मतलब देखना चाहता हो, तो उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है। इस प्रकार के मूवमेंट को लीड जब किया गया तो ऐसे मूवमेंट को कहा गया फेमिनिस्ट मूवमेंट, इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वेमेन। तो उसी फेमिनिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ये चेक करना है। देखते हैं ना इसका भी। ए ग्रुप विच फेवर्स गिविंग मोर पावर टू वर्किंग वुमेन एंड रूरल एंड अर्बन लेवल, एक ऐसा ग्रुप फेमिनिस्ट मूवमेंट में जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले औरतों को ज़्यादा पावर देने के फेवर में हो। दूसरा, ए मूवमेंट दैट बिलीव्स इन गिविंग एक्सक्लूसिव राइट टू फीमेल इन अर्बन एरिया, सिर्फ शहर क्षेत्रों में औरतों को ज़्यादा पावर देने का बात करता हो। नंबर सी, रेडिकल्स वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, जो रेडिकल मूवमेंट है औरतों का, ये औरतों को क्या कर रहा है? इक्वलिटी दिलवा रहा है फैमिली में भी और पर्सनल लॉ में भी। और नंबर डी, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग अ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू इन डिसीजन मेकिंग, ये एक प्रकार का प्रैक्टिस होता है जिसमें क्या किया जा रहा है? मैस्कुलिन पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकिंग
मतलब डिसीजंस पास किया जाए या डिसीजन लिया जाए। तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? तो इसमें आपका ऑप्शन जो है, देखो ए जो है सिर्फ बात कर रहा है शहर और ग्रामीण का, बी सिर्फ शहर की बात कर रहा है, सी जो है ये इक्वलिटी का बात कर रहा है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, हर जगह पे। तो ये सी सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। तो ये आज हमने 10 क्वेश्चंस देखा इस वीडियो लेक्चर में, 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देखा। आप देखो 10 क्वेश्चंस क्या है, MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। लेकिन जैसा एक्सपेक्ट आप लोग करते हो कि MCQ में क्या होगा, 4 को छोटा छोटा ऑप्शन रहेगा, टिक मार देंगे, वो तो यहाँ नहीं दिखा। 1-2 क्वेश्चंस में दिख गया अलग बात है, लेकिन अधिकांश में क्या दिख रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कहीं मैच द फॉलोइंग कर दे रहा है, कहीं पे क्या कर रहा है, इनकरेक्ट ऑप्शंस को छांटने के लिए कह रहा है, कहीं करेक्ट ऑप्शंस को छांटने के लिए कह रहा है। तो स्टेटमेंट ऐसा रहता है ना कि पढ़ने के बाद बहुत भयंकर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपका जब तक ये टॉपिक स्ट्रांग नहीं होगा, उस पॉइंट से, उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में आप नहीं जानोगे, सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम तो प्रयास वही करेंगे कि जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड टॉपिक को भी बताएं, ताकि इससे रिलेटेड अगर दूसरा क्वेश्चन आए तो आप आसानी से सॉल्व कर लो। अब बाकी रहा आप पे, आप जितना हार्ड वर्क करोगे, जितना आप स्मार्ट वर्क करोगे, उतना ही अच्छा नंबर आप स्कोर कर पाओगे। हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं। नंबर, द स्कोरिंग ऑफ नंबर इज डिपेंडेड ऑन यू। सो कंटिन्यू, वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड रिमार्क्स।